सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8th की हिंदी। क्लास 8th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का पाठ 11, जो है आपकी जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ये एक पाठ है। तो यहाँ पर जिस तरह पाठ का नाम आपको बताया गया है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी कि इससे पहले सिनेमा यानी कि मूवीज, फिल्म जो आती थी पहले के टाइम में, वो साइलेंट मूवीज होती थी। जिस तरह अभी मूवीज चलती हैं, आप अगर उन्हें साइलेंट मोड पे देखें, यानी कि सारी चीजें उसमें होती थी, चित्र आपको उसी तरह दिखाए जाते थे, इंसान चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन जो आवाज थी, साउंड था, वो उसमें नहीं था। लेकिन क्योंकि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो एक मूवी आई थी, एक फिल्म आई थी, आलम आरा। तो जहां से सिनेमा को आवाज मिली, जो नायक नायिका थी वो अपनी आवाज, उनकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाने लगा और रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही मूवीज में आवाज दी गई। तो इस तरह जो ये सिलसिला जो है जब शुरू हुआ, उसके बाद से सिनेमा जगत का एक नया ही सूर्योदय हुआ। सिनेमा जगत में एक बहुत ही बड़े विकास का जो टाइम था वो शुरू हुआ। वहां से ही बहुत लोग बहुत ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित और अधिक होने लगे। तो यही सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और उसके बाद एनुअल एग्जाम्स आएंगे, तो हर बारी आपका ये चैप्टर जरूर आपके एग्जाम में आता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सिनेमा जगत से है तो काफी कुछ हंसाने और आपको मनोरंजन, आपके मनोरंजन के लायक भी इसमें है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। देखिए, पाठ हमारा यहां से शुरू होता है। इसमें बताया गया है जो पहली पंक्ति है, और यही जो पहली पंक्ति है इस पाठ की, यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसमें बताया गया है, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। अर्थात अब जब ये पाठ लिखा गया, उसमें बताया कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। 78 मुर्दा इंसान क्यों कहा गया है? 78 मुर्दा इंसान इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो इस मूवी में, इस फिल्म में काम करने वाले जो लोग हैं, वो अब, क्योंकि पहले वाली जो मूवीज आती थी, पहले वाली जो फिल्म आती थी, वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि उनमें सारी चीजें उसी तरह होती थी, लेकिन वहां पर जो नायक नायिका थे या फिर जो और बाकी कैरेक्टर थे फिल्म के, वो बोलते नहीं थे। यानी कि फिल्मों में आवाज रिकॉर्ड करने का जो प्रचलन था वो नहीं हो पाया था, यानी कि उतनी सुविधाएं शायद उससे पहले नहीं हुई होंगी। उनको बोलते, बातें करते देखो, यानी ये मूवी का प्रचार है। ये मूवी के जब विज्ञापन के पोस्टर जो मूवी के लिए जो विज्ञापन मूवी का लगाया जाता है, जो ट्रेलर आता है या फिर जो पोस्टर्स आते हैं, ये मूवी रिलीज होने वाली है उसके लिए, तो उस पोस्टर पे इस तरह की बातें लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, यानी कि 100% वो लोग ही बोल रहे हैं और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते और बातें करते देखो। और ये देश की पहली सवाक, सवाक अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। देखिए, आपने बहुत सारे
जो बाजार में जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ चीजें लिखी रहती है। अगर आप हेयर ऑयल खरीदते हैं तो उसके बारे में अलग से कुछ बातें लिखी रहती है। अगर आप कपड़े खरीदते हैं, अगर आप घर का कोई सामान खरीदते हैं, अगर आप खाने पीने का कोई सामान खरीदते हैं, तो हर तरह के विज्ञापन में उसकी कुछ विशेषताएं लिखी रहती है, उसके महत्व के बारे में बताया गया होता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि मूवी का पोस्टर लगा हुआ था, नई फिल्म आ रही थी आलम आरा, और उसके पोस्टरों पर ये विज्ञापन की कुछ पंक्तियां ये लिखी हुई थी। और ये बात है 14 मार्च 1931 की, और वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। दिन कब का था? 14 मार्च सन 1931 की वह तारीख ऐतिहासिक भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। और इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, और पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। ऐसा नहीं है कि हर फिल्म ही, देखिए शुरुआत जो होती है वो किसी एक से होती है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होनी ही थी। तो यहाँ पर भी वो पहली फिल्म आलम आरा थी जिससे शुरुआत हुई सवाक फिल्मों की, यानी कि सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्मों की। तो उसी साल जब 14 मार्च सन 1931 यानी कि 1931 में और भी बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई, बहुत सारी फिल्में प्रदर्शित हुई, लेकिन वो फिल्में क्या थी? मूक फिल्में थी और विभिन्न भाषाओं पर बनी हुई थी, यानी कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पर वो मूक फिल्में यानी कि साइलेंट मूवीज बनी हुई थी। मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो चुका था। मगर इस फिल्म से, आलम आरा से, बोलती फिल्मों का नया दौर जो है शुरू हो चुका था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो पहली जो बोलती फिल्म बनी थी हमारी, उस फिल्म के को बनाने वाले जो फिल्मकार थे यानी कि फिल्म मेकर जो थे, वो थे अर्देशीर एम ईरानी। और अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। जो अर्देशीर थे, उन्होंने 1929 में, हमारे यहाँ पर 1931 में बोलती फिल्म आई, लेकिन जो इस फिल्म के जिसने पहली बोलती फिल्म बनाई थी, उसके जो फिल्मकार थे, फिल्म मेकर थे, उन्होंने हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी 1929 में, और उसी फिल्म को देखकर उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की एक इच्छा जागी। तो पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, और इन सब की शुरुआत होनी थी उस समय जबकि ये बोलती फिल्म शुरू हुई। जो फिल्मकार थे, फिल्म मेकर जो थे, उन्होंने हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी शो बोट, और उसी फिल्म को देखकर उनके मन में भी विचार आया कि वो भी भारत में भी एक बोलती फिल्म का निर्माण करें। और जब ये बोलती फिल्म इन्होंने बनाई थी तो उस समय इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया था कि अभी हमारे पास कोई भी राइटर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पारसी नाटक जो था एक, उसी को फिल्म का रूप दिया था और उसी के गाने ज्यों के त्यों उस फिल्म में डाल दिए थे। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास ना तो कोई लेखक है यानी कि कोई राइटर है, कोई कथा लिखने वाला या कहानी लिखने वाला फिल्म के लिए नहीं है, गीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है,
और इन सब की अभी शुरुआत होनी थी। तो देखिए कितने बड़े विकास का दौर उस समय चल रहा था फिल्म जगत में, क्योंकि देखिए कितने सारे लोगों को यहाँ पर अपना, सबसे पहले तो अपना जो टैलेंट है लोगों के अंदर, गीतकार का, सबसे पहले राइटर का, कि वो कहानी लिखने को प्रेरित होगा। देखिए अगर इस तरह की मूवियां बननी शुरू होंगी तो बहुत सारे जो लेखक हैं जिनको लिखना पसंद है, जो अपनी कला को प्रदर्शित नहीं कर पाते, अपनी कला को लोगों के सामने नहीं रख पाते, कला को एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते, तो उनके लिए एक खास मौका था कि वो बहुत सारी कहानियां लिखकर फिल्म जगत में दे सकते थे। गीतकार नहीं थे, अर्थात जो कुछ लोग जिनके मन में इस तरह शायरी या संगीत या गीत की कुछ पंक्तियां बनाने का जिन्हें शौक था, जो लिखते थे, तो इस तरह के गीतकारों को भी यहाँ पर मौका मिल सकता था। संगीतकार यानी कि जो म्यूजिक कंपोजर जो है, संगीत जो मिक्स कर सकते हैं, बना सकते हैं कि किस तरह लय होनी चाहिए, किस तरह का ताल होना चाहिए, किस तरह का रिदम होना चाहिए। तो इस तरह संगीतकार जो लोग थे जिनको इस चीज की समझ थी, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि इन सब की शुरुआत अभी होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, और उन्होंने फिल्म के जो गाने थे उसके लिए स्वयं की धुनें चुनी, यानी कि अपनी धुनें उन्होंने बनाई। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र, फिल्म का जो संगीत बना था उसमें केवल और केवल 3 वाद्य यंत्र थे। कौन कौन से? जो उस समय पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, बहुत ही ज्यादा फेमस थे। वो कौन कौन से? तबला, हारमोनियम और वायलिन। तो उस टाइम पे नॉर्मल लोग जब संगीत बजाते थे, संगीत सीखते थे, कीर्तन भजन करते थे, गाना बजाना सीखते थे, करते थे, तो उस टाइम पे तबले का, हारमोनियम का और वायलिन का इस्तेमाल किया जाता था। तो यही 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग अर्देशिर ने स्वयं की धुनें बनाने के लिए किया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। जब इस मूवी के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा जब फिल्म स्टार्ट होती है, आपने भी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, चाहे टीवी पे देखी हो, चाहे सिनेमा हॉल में देखी हो, तो जब फिल्म स्टार्ट होती है आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाम आते हैं, निर्माता, निर्देशक, फिल्मकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक और कैमरा पर्सन। तो इस तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम दिए जाते हैं। तो जब ये आलम आरा जो फिल्म आई, उसमें संगीतकार या गीतकार का कोई भी स्वतंत्र रूप से नाम, यानी कि अलग से कोई नाम नहीं डाला गया था। और इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने थे WM खान, यानी कि पहले पार्श्व गायक जिन्होंने फिल्म का गाना गाया था वो, क्योंकि इससे पहले की जो मूवीज थी वो साइलेंट मूवीज थी, उनमें गाने का तो कोई रोल ही नहीं था, है ना, सिर्फ चित्र आते थे उसमें। तो यहाँ पर जो पहले पार्श्व गायक बने, बिल्कुल नाम याद रखिए, WM खान, और उनका जो पहला गाना था वो थे दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो इस तरह का एक गाना इस मूवी में था जो कि WM खान जी द्वारा सर्वप्रथम गाया गया था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि इतनी ज्यादा सुविधाएं उस समय नहीं थी। तो आलम आरा के उस संगीत को ये वहीं पर गाया गया था, यानी कि फिल्म की इसकी भी एक प्रॉपर उसी तरह से शूटिंग हुई थी। आजकल क्या होता है कि गाने हम गाना पहले रिलीज कर दिया जाता है, गाना पहले आ जाता है, यानी कि उसको डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया जाता है पहले ही। तो उस समय ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं उस समय नहीं बन पाई थी। तो ये जो गाना था, ये गाना सेट पर ही, यानी कि जैसे बाकी फिल्म की शूटिंग होती है उसी तरह गाना भी वहीं पर शूट किया गया था, और इसका कोई भी डिस्क फॉर्म में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, यानी कि फिल्म में गाना था लेकिन गाना अलग से नहीं था। फिल्म की शूटिंग
शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। और क्या क्या होता है, क्योंकि पहले ये था साइलेंट मूवी थी, आप पीछे बैकग्राउंड में कैसा भी म्यूजिक बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मूवी तो साइलेंट थी, है ना। जो वहां पर जो भी हो रहा है, चाहे लोग बातें कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि शूटिंग जब शुरू हुई तो साउंड के कारण, यानी कि अब तो जो नायक नायिका है, जो बाकी के कैरेक्टर है, उन्होंने बोलना है, बातचीत करनी है, तो बाकी का जो माहौल है वो साइलेंट होना चाहिए। क्योंकि इस तरह आवाज को कम, पीछे की आवाज को कम करना या उसको दबाना, तो इस तरह का जो एक वो था, सिस्टम था, वो समय लागू नहीं हुआ था। तो इसी कारण फिल्म की शूटिंग जो है वो रात में करनी पड़ती थी, यानी कि जब चारों तरफ सन्नाटा होता था, सुनसान जब होता था, उस टाइम पे करनी पड़ती थी ये जो शूटिंग थी, साउंड की वजह से। और मूक युग की फिल्में जो थी, यानी कि साइलेंट मूवी जो थी, उन फिल्मों को अधिकतर दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, क्योंकि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। आप दिन के प्रकाश में करो, कभी भी करो, उसमें सिर्फ चित्र हमें देखने हैं। तो अक्सर जो मूक फिल्में थी, साइलेंट मूवीज थी, वो आपकी हमेशा ही दिन के प्रकाश में यहाँ पर बनाई जाती थी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी थी। और यहीं से देखिए कितना ज्यादा परिवर्तन इस मूवी के कारण, इस फिल्म के कारण फिल्म जगत में आया था। तो इसीलिए देखिए, कोई भी चैप्टर, कोई भी पाठ जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया जाता है, आपके सिलेबस में दिया जाता है, तो कोई भी चीज यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ये आपको ऐसे ही दे रखा है कि आप पढ़ो और छोड़ दो, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके पाठ से। तो जब भी आप केवल और केवल अगर सिर्फ पाठ पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है ना कि हिंदी ही तो है, हम पाठ पढ़ लेंगे, हम प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो बस बहुत हो जाएगा, हमें हिंदी के लिए इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि लेकिन जब आपको पाठ दिया हुआ है, किसी चीज के बारे में आपको बता रहे हैं, तो ये हमेशा ही आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है, आपकी नॉलेज को डेवलप करने के लिए होता है, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको फिल्म के बारे में बताया है कि एक ऐसी फिल्म, आलम आरा, एक ऐसी फिल्म आई जिसने फिल्म जगत में एक नया ही, फिल्म जगत को एक नए रूप से ही विकसित कर दिया, और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला सबसे पहले, और दूसरा कि बहुत सारे लोगों ने अपना टैलेंट, यानी कि अभी आप पाठ को जब आगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फिल्म की शूटिंग रात में होने के कारण यहाँ पर कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी थी। कृत्रिम प्रकाश क्या होता है? जो हम बिजली के बल्ब द्वारा करते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश से ही हम चलते हैं, उसी में सारे काम होते हैं। लेकिन और पहले क्या था, जो साइलेंट मूवीज थी वो ज्यादातर दिन के प्रकाश में शूट की जाती थी। लेकिन जब से साउंड की प्रॉब्लम के कारण ये आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात के समय में करनी पड़ी, और उसके लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी करनी पड़ी, और यहीं से प्रकाश प्रणाली भी बनी, और यहीं से शुरू हुई प्रकाश प्रणाली। और आगे जो फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गया, और आज के टाइम में जो प्रकाश प्रणाली है वो फिल्म निर्माण का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। आज की आप मूवीज देखेंगे, आप बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पर दिन हो रही है या रात हो रही है, ये शूटिंग दिन में की गई है या रात में की गई है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश वहां पर कर दिया जाता है, इतनी ज्यादा लाइटिंग वहां पर कर दी जाती है। तो बहुत सारे जगहों पर हम बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाते कि ये दिन के समय की शूटिंग है या रात के समय की शूटिंग। और अब आप आपके इस पेज पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है। ये आपकी फिल्म जो आलम आरा मूवी आई थी उसका पोस्टर है। इस तरह के पोस्टर पहले के समय में फिल्म की के जब उसका
रिलीज होता था, रिलीज के टाइम पे इस तरह के पोस्टर लगे हुए होते थे। तो यहाँ पर हम कृत्रिम प्रकाश की बात कर रहे थे। तो कृत्रिम प्रकाश आगे की फिल्मों के निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गया। तो अब तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो गया है। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार्स, तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। देखिए, आलम आरा मूवी ने, बिल्कुल ध्यान रखिए, आलम आरा मूवी ने एक फिल्म ने भविष्य के कई स्टार, यानी कि देखिए जो एक नायक नायिका पहले मूक फिल्म में काम किया करते थे, तो वहां पर भी उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और इतना ज्यादा उनका जो टैलेंट था वो भी वहां पर नहीं दिख पाता था। लेकिन जब ये फिल्म आई तो इसमें क्या हुआ कि सबको अपने अपने तरीके से अपना जो टैलेंट है वो दिखाने को मिला। तो यहाँ पर भविष्य के इस फिल्म के कारण ही भविष्य के कई स्टार्स और तकनीशियन यानी कि कोई लाइट से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, कोई साउंड से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, कोई डायरेक्शन से जुड़ा हुआ काम कर रहा है ना, कोई कैमरा पर्सन है, कोई लेखक है, कोई म्यूजिशियन है, कोई अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पर इस फिल्म ने भविष्य के लिए तैयार किए। और जो अर्देशिर की कंपनी थी, फिल्म बनाने की जो कंपनी थी, उसने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक साइलेंट मूवीज और लगभग 100 बोलती फिल्मों का निर्माण किया। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। आलम आरा जो फिल्म थी वो अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी उसमें थी, यानी कि बहुत मजेदार वो फिल्म थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब हमने यहाँ पर डेट पढ़ी थी तो वो थी 13 मार्च 1931। तो आप भारत के इतिहास से वाकिफ हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था अंग्रेजों से, और उस समय जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी कि भारत पाकिस्तान जो अभी है, वो एक ही देश हमारा हुआ करता था। कोई अलग अलग देश यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो नहीं बना था। जो हिंदू मुस्लिम थे साथ में मिलकर रहते थे, पूरा एक देश ये था। तो वहां पर क्योंकि उस समय सब एक थे, तो फिल्म की जो भाषा थी वो क्या थी, वो ना तो प्योर हिंदी थी और ना ही प्योर उर्दू थी। तो ये दोनों के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा में बनी हुई फिल्म थी, और इस फिल्म से ही जो हिंदुस्तानी भाषा है वो लोकप्रिय हुई थी। क्योंकि पहली बार लोगों ने इस फिल्म में अपने नायक नायिकाओं को, बाकी कैरेक्टर्स को बोलते हुए सुना था। तो सोचिए कितना बड़ा एक बदलाव इस फिल्म ने सिनेमा जगत में किया। बदलाव कहें या फिर विकास की जो ये पहली सीढ़ी थी, बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली सिनेमा जगत के लिए ये रही थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जो थी वो जुबैदा थी। इस फिल्म में गीत संगीत, क्योंकि जहां पर म्यूजिक आ जाता है तो वो बिल्कुल अलग तरीके का एक माहौल बन जाता है। तो पहले साइलेंट मूवीज थी, केवल चित्र हम देखा करते थे, तो वो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो फिल्म आई थी, इसमें बोलने के साथ साथ म्यूजिक था, गीत संगीत था और साथ में नृत्य भी था। तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हुई थी। और इसकी जो नायिका थी, नायिका यानी कि एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, वो जुबैदा थी, और नायक थे विट्ठल, यानी कि एक्टर जो थे, अभिनेता जो थे वो थे विट्ठल। और वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक क्या होता है? पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना, यानी कि जो उन्हें फिल्म करने से जो पैसे मिलते हैं वो।
ठीक है, फिल्म करने से या जो भी हम अपना काम करते हैं, काम करने से मिलने वाले पैसे यानी कि पारिश्रमिक, मेहनताना जो उन्हें मिलता था, उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। क्योंकि सबसे पहली बात, इतनी बड़ी मूवी थी और बोलती फिल्म थी, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा, इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह, अच्छे पैसे मिले थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा जो है बहुत ज्यादा चर्चित है। इस मूवी ने बहुत सारे किस्से बनाए, बहुत सारे परिवर्तन किए। तो स्टार के चयन के लिए भी ये मूवी जो है बहुत ज्यादा चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया था, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा तक कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो मूवी आलम आरा है इसके बारे में जाना कि क्या क्या इस मूवी ने यहाँ पर विकास किया सिनेमा जगत का। आगे के सेशन में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज अभी तक जितना पढ़ा है इसको घर में एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत सारी बातें और जाननी हमें है इस पार्ट से। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।